हेलो स्टूडेंट्स। R.H. टॉनी के राजनीतिक विचारों पर हमारी चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि समाजवादी समाज के विषय में टॉनी के क्या विचार हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने क्या सुझाव प्रदान किए। तो जहां तक टॉनी के समाजवादी विचारों की बात है, हम ये जान चुके हैं कि टॉनी एक नैतिक समाजवादी विचारक हैं और नैतिक आधार पर ही उन्होंने समसामयिक औद्योगिक पूंजीवादी समाज की आलोचना की है, उसके दोषों को, उसकी कमियों को उजागर करने की कोशिश की है। टॉनी के समाजवादी विचारों पर विश्लेषण का कार्य, टीका टिप्पणी का कार्य अनवरत रूप से विश्लेषकों के मध्य जारी है और विश्लेषक नाना रूपों में उनके समाजवादी विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जहां तक टॉनी की बात है, टॉनी पूंजीवादी समाज की आलोचना करने के साथ साथ एक ऐसे समाज का चित्र भी प्रस्तुत करते हैं जो समाज एक समतापूर्ण, न्यायपूर्ण समाज होगा। यानी समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य भी उनके विचारों में मिलता है। हालांकि इतिहासकार जियोफ्रे फूटे, इन्होंने टोनी के समाजवादी विचारों में परिवर्तन की तरफ संकेत किया है। जब उन्होंने टॉनी के समाजवादी विचारों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया, उनकी रचनाओं को देखा, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1921 में टोनी का झुकाव श्रेणी समाजवाद की तरफ था। वो श्रेणी समाजवाद जिसके अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों की छोटी छोटी श्रेणियां बनाकर और उन श्रेणियों के माध्यम से उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करने की बात कही जाती है। तो दूसरी तरफ 1928 तक आते आते फ्रूटे ने ऐसा अनुभव किया कि टॉनी वैश्विक समाजवाद की जो धारणा पारंपरिक रूप में चली आ रही थी, उसके वो आलोचक बन गए। वैश्विक समाजवाद की धारणा के अंतर्गत मार्क्स जैसे विचारकों ने ये माना कि पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार पूरी दुनिया में होगा औद्योगिक क्रांति के साथ साथ, क्योंकि पूंजीवाद का स्वरूप ही ऐसा है। उसको विस्तार चाहिए क्योंकि उसमें जो बहुत भारी मात्रा में उत्पादन कार्य होता है, उस उत्पादन की खपत के लिए बाजार चाहिए। तो बाजार का जैसे जैसे विस्तार होगा, वैसे वैसे पूंजीवाद की खामियों का भी विस्तार होगा, पूंजीवाद में निहित शोषण का विस्तार होगा और इस शोषण के विरुद्ध आवाज भी वैश्विक स्तर पर मजदूरों के संगठन के साथ उठेगी। और इसीलिए मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए बंधनों के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम संगठित होगे तो बंधन से मुक्त हो सकोगे। इसलिए संगठित होना, चेतना युक्त होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो वैश्विक समाजवादी क्रांति की कल्पना मार्क्स के द्वारा की गई थी। लेनिन ने उसमें उपनिवेशवाद का कंसेप्ट जोड़ा और दल की धारणा प्रस्तुत की कि वैश्विक क्रांति के लिए दल का नेतृत्व आवश्यक है। साम्यवादी दल के नेतृत्व की धारणा उनके द्वारा समाजवादी मार्क्सवादी चिंतन में जोड़ी गई। तो 1928 तक आते आते टॉनी
इस वैश्विक समाजवाद की धारणा के आलोचक दिखाई देते हैं और 1950 तक आते आते वो एक संशोधनवादी समाजवादी के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्होंने पारंपरिक मार्क्सवादी समाजवाद को सिरे से खारिज कर दिया और नैतिक मूल्यों के आधार पर, मानवीय मूल्यों के आधार पर एक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण समाज की स्थापना की बात करते हैं। फ्रूटे ये भी मानते हैं कि टॉनी ने किसी विशेष प्रकार की राजनीतिक स्थिति से बचते हुए एक सहज समाजवादी दर्शन प्रस्तुत किया। मार्क्स और लेनिन दोनों ने समाजवादी समाज का एक खास खाका खींचा था, ढांचा प्रस्तुत किया था। मार्क्स ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जो राज्यविहीन होगा, वर्गविहीन होगा। ऐसे समाज को उन्होंने साम्यवादी समाज की संज्ञा दी, क्योंकि मार्क्सवादी चिंतन में यह माना गया कि राज्य कोई कल्याणकारी संस्था नहीं है, बल्कि एक शोषणकारी संस्था है, जिसका प्रयोग हमेशा ही समाज में जो संपन्न वर्ग है उसके द्वारा किया जाता है, विपन्न वर्ग के शोषण के लिए। तो अगर शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है और होगी, जैसा कि मार्क्स ने माना था, तो ऐसे समाज में राज्य अपने आप तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि ऐसा समाज में ना तो कोई वर्ग भेद होगा, ना ही कोई शोषण होगा। इसलिए राज्य की भी कोई जरूरत नहीं होगी। राज्य अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, वर्गों के समाप्त होने के साथ ही। तो वहीं लेनिन ने जो समाजवादी चिंतन प्रस्तुत किया, उसमें राज्यविहीन समाज की बात नहीं कही, बल्कि राज्य के नेतृत्व में, दल के नेतृत्व में समतापूर्ण समाज की स्थापना की बात कही। तो दोनों के चिंतन में एक खास तरह की राजनीतिक स्थिति देखने को मिलती है। जितने नवीन वामपंथी विचारक हुए, उन्होंने भी क्रांति की धारणा को विशेष राजनीतिक संदर्भ, विशेष सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में पेश करने की कोशिश की और सर्वहारा वर्ग की धारणा को विस्तार प्रदान किया। उसमें मार्क्स के समान केवल मजदूर वर्ग ही शामिल नहीं है, बल्कि नवीन वामपंथियों की जो सर्वहारा की धारणा है, उसमें किसान भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, विद्यार्थी भी शामिल है, युवा भी शामिल है। कोई भी वर्ग जो व्यवस्था से असंतुष्ट है, व्यवस्था में बदलाव चाहता है, व्यवस्था जनित शोषण का शिकार है, वो सब उस सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं और इस सर्वहारा वर्ग के द्वारा संगठित रूप में क्रांति की आवश्यकता है, ऐसा नवीन वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया। टॉनी की जहां तक बात है, टॉनी इस तरह की किसी भी विशेष समाजवादी विचारधारा जो विशेष प्रकार की राजनीतिक स्थिति उत्पन्न करती हो, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की ओर जा रही हो, इससे टॉनी बचते हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि इस तरह की विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए समाजवादी समाज की स्थापना के लिए। दल का नेतृत्व किया जाना चाहिए, दल द्वारा नेतृत्व होना चाहिए, या वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी टॉनी के द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि बहुत सहज रूप में नैतिक मूल्यों के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना की बात उनके द्वारा कही गई। ऐसा जियोफ्रे फुटे मानते हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ बायोग्राफी के पूर्व संपादक गोल्डमैन भी ये मानते हैं कि टॉनी के समाजवादी विचारों में 1919 के बाद एक मोड़ आया। क्या मोड़ आया? गोल्डमैन ये कहते हैं कि इससे पहले तक टॉनी
समाजवाद की स्थापना के लिए तार्किक साधन को अपनाते थे, रजामंदी की भावना पर जोर देते थे। वो लोगों की सहमति के आधार पर, तार्किक आधार पर उन्हें समाजवाद की तरफ आकर्षित करते थे। यानी उनका तरीका रजामंदी का था, सहमति का था, बलपूर्वक अपने विचार, समाजवादी विचारों को थोपने का नहीं था। लेकिन 1919 के बाद उनका भी जोर राज्य नियंत्रित समाजवाद पर हो गया। उन्होंने ये विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया कि समाजवाद की स्थापना राज्य के माध्यम से ही हो सकती है, और इस तरह से बलपूर्वक समाजवाद लाने का समर्थन उनके द्वारा किया गया। उनका मुख्य जोर उद्योगों के स्वामित्व और साझेदारी पर हो गया, न कि नैतिक मूल्यों की स्थापना पर। गोल्डमैन इसे दो व्यक्तित्वों के धारक टॉनी के रूप में देखते हैं, यानी दो टॉनी के रूप में देखते हैं, और प्राथमिक विचारों वाले टॉनी को ही वास्तविक और मौलिक टॉनी मानते हैं। वो टॉनी जिनका समाजवाद नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित था, और इन्हीं मान्यताओं के अनुसार उन्होंने वर्कर्स एजुकेशन एसोसिएशन के माध्यम से श्रमिकों को शिक्षित करने का कार्य किया, और इस बात पर जोर दिया कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए श्रमिकों और उद्योगपतियों के आपसी सहयोग और सेवा की भावना की आवश्यकता है। ऐसे समुदायों का गठन किया जाना चाहिए जिन समुदायों के माध्यम से उद्योगपति और श्रमिक एक दूसरे के करीब आ सकें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, एक दूसरे का सहयोग करें, न कि क्रांतिकारी मार्क्सवाद के समान उद्योगपतियों और श्रमिकों को एक दूसरे का विरोधी माने। मार्क्स ने माना था ना कि दो वर्ग होते हैं, और इन दो वर्गों की खासियत ये होती है कि हित विपरीत होने के कारण ये आपस में संघर्षरत रहते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा मार्क्सवादी चिंतन में माना गया। लेकिन इसके विपरीत टॉनी ये कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं होगी, बल्कि वर्ग सहयोग के आधार पर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है। तो वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर जोर दिया गया, ये टॉनी के समाजवाद की खासियत थी। और यही वजह है कि टॉनी का जो समाजवाद है वो मानवीय व्यवहार में परिवर्तन पर आधारित है। केवल आर्थिक समानता को प्राप्त करना या आर्थिक कारण ही विशेष प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को जन्म देते हैं, इतिहास का निर्माण करते हैं, इस बात पर टॉनी सहमत नहीं है। और इस बात पर जोर दिया गया मार्क्सवादी चिंतन में, जिसको आर्थिक निश्चयवाद कहते हैं। मार्क्स ने माना ना कि वो आर्थिक परिस्थितियां ही हैं जो इतिहास का निर्माण करती हैं। इतिहास के एक युग से दूसरे युग में प्रवेश मनुष्य ने इसलिए किया क्योंकि आर्थिक साधनों में परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, उत्पादन के साधन परिवर्तित हुए, उत्पादन के संबंध परिवर्तित हुए। टॉनी इस आर्थिक निश्चयवाद से सहमत नहीं है, बल्कि वो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना मानवीय व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से चाहते हैं। और उनका यह तर्क था कि समाज में कुछ लोगों के जो आर्थिक विशेषाधिकार हैं, जो पूंजीपति हैं, जो संपन्न हैं, उनके विशेषाधिकार इसलिए नहीं समाप्त किए जाने चाहिए क्योंकि इससे संपत्ति के स्वतंत्र विकास में बाधा पहुंचती है, बल्कि उन्होंने तर्क दिया कि इस विशेषाधिकार को समाप्त करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये विशेषाधिकार समाज में धूर्तता को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है,
निजी संपत्ति की चाह में व्यक्ति अनैतिक साधनों का प्रयोग करने लगता है और न केवल पूंजीपति वर्ग, संपन्न वर्ग, बल्कि निर्धन वर्ग भी उनका ही अनुसरण करते हुए अनैतिक साधनों का सहारा लेता है। तो अनैतिकता को दूर कर जो पूंजीवाद के कारण व्याप्त हो रही है, एक मानवीय समाज के, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की आवश्यकता है। तो टोनी मूलतः, जैसा कि जीई अल्मर ने लिखा है, पहले एक ईसाई विचारक हैं टोनी, उसके बाद प्रजातंत्रवादी विचारक हैं, तत्पश्चात समाजवादी विचारक हैं। यानी पहले वो ईसाई धर्म के मूल्यों को महत्व देते हैं, फिर प्रजातंत्र के मूल्यों को महत्व देते हैं, स्वतंत्रता, समानता, और उसके बाद समाजवादी मूल्यों की बात करते हैं, न्यायपूर्ण समाज की बात करते हैं। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए ईसाई धर्म के नैतिक मूल्य भी आवश्यक हैं और प्रजातांत्रिक तरीके भी आवश्यक हैं। इस बात पर जोर दिया गया टोनी के द्वारा। और टोनी की जो 2 पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, एक्विजिटिव सोसाइटी और द इक्वालिटी, वो उनके समाजवादी विचारों में परिवर्तन की द्योतक हैं। इन पुस्तकों में उनका मुख्य जोर समाज के अभिजन वर्ग पर कुठाराघात करने पर है, न कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर, ऐसा गोल्डमैन मानते हैं। ये तर्क दिया जाता है कि बाद वाले जो टोनी हैं, जो राज्य समाजवाद की बात करते हैं, वो अधिक यथार्थवादी हैं, लेकिन गोल्डमैन ये मानते हैं कि युवा टोनी मौलिक विचारक हैं और वो दिल से समाजवादी हैं, न कि दिमाग से। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्क्सवादी चिंतन में भी हम मार्क्स के चिंतन में उम्र के साथ बदलाव देखते हैं। जो युवा मार्क्स है, जो आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों का लेखक है, उस मार्क्स ने भी मानवीय मूल्यों के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना की बात कही थी। लेकिन मार्क्स जैसे जैसे प्रौढ़ होता गया, वैसे वैसे उसके विचार क्रांतिकारी होते गए और हिंसक संगठित क्रांति के माध्यम से वो समाजवाद की स्थापना की बात करने लगा। तो इसी तरह का परिवर्तन गोल्डमैन ये मानते हैं कि टोनी के व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है। शुरुआती टोनी नैतिक समाजवादी हैं, जबकि बाद वाले टोनी यथार्थवादी समाजवादी हैं, जो राज्य के नेतृत्व में समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। लेकिन गोल्डमैन ये मानते हैं कि मौलिक टोनी युवा टोनी है, जो दिल से समाजवादी हैं, दिमाग से नहीं। बहरहाल टोनी के समाजवादी विचारों पर विश्लेषण जारी है। इन विश्लेषणों के आधार पर हम टोनी के समाजवादी विचारों का सार कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं, जैसे न्याय और समानता पर आधारित समाज पूंजीवादी समाज की बुराइयों से मुक्त होगा और ऐसे ही समाजवादी समाज को आदर्श मानते हुए उस दिशा में कार्य करना चाहिए, ऐसा टोनी ने विचार व्यक्त किया। दूसरे, टोनी का समाजवादी समाज मार्क्स के समान केवल आर्थिक समानता पर आधारित समाज ही नहीं होगा, बल्कि उद्योगपतियों और श्रमिकों के आपसी सहयोग और सद्भावना पर आधारित समाज होगा। तीसरे, समाजवादी समाज की स्थापना हिंसक क्रांति के माध्यम से नहीं, बल्कि क्रमिक सुधारों और शोषणकारी परिस्थितियों पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करके की जा सकती है।
मार्क्सवादी विचारधारा के विपरीत टॉनी समाजवादी समाज में राज्य के तिरोहित हो जाने की, राज्य के अनुपस्थित होने की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि राज्य के नेतृत्व में संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व की स्थापना पर जोर देते हैं। खासतौर से अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में टॉनी समाजवाद की स्थापना के लिए इसी रणनीति को अपनाने पर जोर देते हैं। श्रेणी समाजवादियों की तरह टोनी भी ये प्रतिपादित करते हैं कि समाज में औद्योगिक श्रेणियों का विकास किया जाना चाहिए, जिन श्रेणियों में उद्योगपतियों के साथ साथ श्रमिकों की भी भागीदारी हो, ताकि उद्योगों पर नियंत्रण की शक्ति मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को भी प्राप्त हो सके और इस नियंत्रण के माध्यम से वो अन्याय और शोषण की स्थितियों से बचने में सफल होंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि उद्योगों के संचालन के लिए कौन से नियम बनाए जा रहे हैं, वो नियम कितना मजदूरों के हितों के साधक हैं और कितने नहीं हैं। अगर नहीं है तो मजदूर भी अपने सुझाव देंगे और उन सुझावों को मानना उद्योगपतियों की विवशता बन जाएगी, क्योंकि मजदूरों के बिना उद्योगों का संचालन संभव नहीं है। ये एक तथ्य है। लेनिन की समाजवादी धारणा में दल के नेतृत्व में क्रांति के माध्यम से राज्य व्यवस्था पर मजदूरों का एकाधिकार स्थापित करके राज्य द्वारा समानता आरोपित किए जाने की बात कही गई है कि राज्य एक रूप कानूनों का निर्माण करेगा, राज्य के द्वारा ऊपर से समानता थोपी जाएगी। टॉनी इस एकरूपता के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि अगर राज्य समान रूप से कानून बनाकर सभी को समान बनाने की कोशिश करेगा तो इसका रिजल्ट समाज के विकास के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। समाज के विकास के लिए जरूरी है कि समाज में जो विभिन्नताएं हैं, भिन्न भिन्न योग्यताओं के, गुणों के, क्षमताओं के जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जब तक ये विभिन्न योग्यताओं के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, ये सब अपनी योग्यता का विकास नहीं करेंगे और अपनी योग्यता के विकास के माध्यम से समाज को विकास के पथ पर नहीं ले जाएंगे, तब तक वास्तविक रूप में मानवीय समाज की स्थापना, समतापूर्ण समाज की स्थापना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव नहीं होगी। इसलिए पारंपरिक राज्य नियंत्रित समाजवाद की धारणा के विपरीत टोनी समाज में एकरूपता के स्थान पर विभिन्नता को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि ऐसी विभिन्नताओं के प्रोत्साहन का लक्ष्य अधिकाधिक लोक कल्याण की साधना होनी चाहिए। यानी जो योग्य लोग हैं, गुणी लोग हैं, वो अपनी योग्यता और गुण का प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए करेंगे, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, जैसा कि पूंजीवादी उदारवादी समाज में देखने को मिलता है। तो इस तरह से टॉनी ने अपने समाजवादी समाज में स्वतंत्रता और समानता दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। स्वतंत्रता उदारवादी पूंजीवादी समाज का गुण है और समानता समाजवाद का लक्ष्य है। टॉनी का जो नैतिक समाजवाद है उसमें स्वतंत्रता और समानता दोनों का सामंजस्य होगा। विभिन्नताओं का प्रोत्साहन देकर, विभिन्नताओं को प्रोत्साहित करके स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जाएगा और उन विभिन्नताओं का जनहित में, लोक कल्याण में प्रयोग करके
समानता को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ पर टॉनी के विचार जॉन रॉल्स से भी मिलते हैं, क्योंकि जॉन रॉल्स भी न्याय की जो धारणा देते हैं उसमें स्वतंत्रता और समानता दोनों का सम्मिश्रण है। तो इस तरह से टॉनी उदारवादियों की तरह, शास्त्रीय उदारवादियों की तरह न तो पूरी तरह स्वतंत्रता के समर्थक हैं, पूरी स्वतंत्रता, और न ही शास्त्रीय समाजवाद के अनुसार पूर्ण समानता के समर्थक है। लास्टली, टॉनी का जो समाजवाद है वो आर्थिक समाजवाद ना होकर नैतिक समाजवाद है, जो समाज का पुनर्गठन ईसाई धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर, मानवीय मूल्यों के आधार पर करना चाहता है। दया, प्रेम, सहानुभूति, ये जो नैतिक मूल्य हैं, सहयोग, जिनकी मान्यता ईसाई धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के द्वारा दी गई है, उन मूल्यों के आधार पर टॉनी समाज का पुनर्गठन करना चाहते हैं, समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये था टॉनी का नैतिक समाजवाद। अब देखना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं टॉनी के द्वारा। हालांकि शिक्षा के विषय में, उनके विचारों के विषय में लोगों को कम जानकारी है, लेकिन तथ्य ये है कि टॉनी ने अपने जीवन का उत्तरार्ध शिक्षा के लिए समर्पित किया था। खासतौर से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर उनके द्वारा विशेष जोर दिया गया, और इस उद्देश्य से वो बहुत सारे शैक्षिक संगठनों के सदस्य बने और सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बहुत सारे सुझाव उनके द्वारा दिए गए। वर्कर्स एसोसिएशन में जब वो ट्यूटर के रूप में कार्य कर रहे थे, शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अनुभव किया था कि ब्रिटेन जैसे देश में माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत खराब है। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपना पूरा समय शिक्षा के ढांचे को परिपूर्ण बनाने में लगाया। आजकल हम अपने देश में प्राइमरी एजुकेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, माध्यमिक एजुकेशन की आलोचना करते हैं, और चूंकि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पा रही छात्रों को, इसलिए वो हायर एजुकेशन में भी, उच्च शिक्षा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हो पा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विषमता की स्थिति देखने को मिलती है। कुछ बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, कुछ बहुत अच्छे संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, तो दूसरी तरफ बहुत ही खराब शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान भी हैं। विद्यार्थियों के स्तर में भी इसी कारण विषमता देखने को मिलती है। तो यही स्थिति टॉनी के समय में ब्रिटेन में भी थी। हालांकि ब्रिटेन एक विकसित देश है, महाशक्ति रह चुका है, लेकिन वहां भी शिक्षा की व्यवस्था, खासतौर से जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर था, वो बहुत अच्छा नहीं था। उस समय इंग्लैंड में शिक्षा का त्रिस्तरीय ढांचा प्रचलित था, जिसके तहत 3 तरह के स्कूल हुआ करते थे। एक को ग्रामर स्कूल कहते थे, दूसरे को टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल कहते थे, और तीसरे को सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल कहते थे। तो जो ग्रामर स्कूल था वो उच्च स्तरीय संस्थान था और इसमें सैद्धांतिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लिहाजा समाज के जो अभिजन वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो ही अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते थे।
तो बड़ी डिस्पैरिटी थी, बड़ी विषमता थी स्कूली शिक्षा, स्कूलों के ढांचे के संबंध में। इसीलिए टॉनी ने इसकी आलोचना की और ये कहा कि ये शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि ये समाज में एक विशेष वर्ग को प्रोत्साहन देने वाली है, अभिजनवादी वर्ग के हितों को पूरा करने वाली है, संभ्रांत जन के हितों को पूरा करने वाली है। आम जनता समान गुणवत्ता की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही है इस स्कूली ढांचे के कारण। इसलिए टॉनी ने उसमें सुधार के सुझाव दिए, और जब वो शैक्षिक व्यवस्था में सुधार का सुझाव देते हैं तो यहाँ भी मूल रूप से वो समाजवादी दिखाई देते हैं, क्योंकि समाजवादी मान्यताओं के अनुसार सभी को शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव दिए। जैसे उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य बनाई जानी चाहिए और इस अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा निशुल्क रूप से की जानी चाहिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिया गया कि राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि राज्य ही समाज के सभी वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करिकुलम बना सकता है, संस्थागत ढांचा तैयार कर सकता है, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। तीसरे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूलों की व्यवस्था है, वो स्थानीय आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। यानी जहां जिस क्षेत्र की जैसी परिस्थिति है, लोगों की जैसी जरूरत है, जैसी डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए नाना तरह के स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरे देश में एक जैसे ही स्कूल स्थापित किए जाए। भिन्नता को प्रोत्साहित करने पर यहां भी जोर देते हैं टॉनी कि स्थानीय आवश्यकताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप होनी चाहिए शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण संस्थाएं। लेकिन ये विभिन्नता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में वर्ग विभाजन को प्रोत्साहन मिले, समाज में विषमता को प्रोत्साहन मिले। इस विभिन्नता का उद्देश्य समग्र रूप में समाज को प्रगति के पथ पर ले जाना होना चाहिए, समाज को एक सौहार्दपूर्ण संबंधों की व्यवस्था बनाए जाने के उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए ये विभिन्नता। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के संबंध में, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुधार के जो सुझाव दिए गए टॉनी के द्वारा, वो भी उनके समाजवादी विचारों की ही देन है। शुरू में अनिवार्य निशुल्क शिक्षा के विचार को राज्य के लिए खर्चीला बताया गया और इसलिए अस्वीकार भी किया गया। लेकिन बाद में ब्रिटेन में जब मजदूर दल सत्तारूढ़ हुआ तो उसने इन सुधारों को अपने एजेंडा में स्थान दिया और आगे चलकर शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण इन्हीं सुझावों के आधार पर किया गया। तो जैसा आप देख चुके हैं कि टॉनी केवल एक सैद्धांतिक विचारक नहीं है, बल्कि एक सक्रिय राजनीतिज्ञ भी हैं, एक सुधारवादी विचारक भी हैं, जो अपने विचारों के आधार पर मौजूदा व्यवस्था में, मौजूदा समाज में वास्तविक परिवर्तन की चाह रखते हैं। तो ये थे आर एच टॉनी के राजनीतिक विचार।